हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा में जो टॉर्नेडो आया है उसकी चर्चा भी कर लें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और ऐसे में बहुत सारे वो लोग जो टिकटॉक वीडियो बनाकर अपनी सुर्खियां बटोर रहे थे चुनाव के पहले, अब आंसू बहा रहे हैं क्योंकि टॉर्नेडो जनता का अविश्वास इन्हें ले डूबा, धो डाला। आइए अब आपको दिखाते हैं टिकटॉक स्टार सोनाली फोगट को किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में उनके टिकटॉक वीडियो से कुछ न चल पाया जब उन्होंने तरह तरह की बातें कहीं जो कि दरअसल गैर संवेदन वाली बातें थीं, तो कैसे लोग नकारते उन्हें दिख रहे थे, जरा देखिए। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशान सा वक्त भी यहाँ है। खुशी अब इससे ज्यादा बड़ा टॉर्नेडो क्या हो सकता है कि खुशी के पल कहां से ढूंढूं। कोई बात नहीं, एक बार फिर चुनाव आजमाइश कीजिएगा, 5 साल बाद फिर मौका मिलेगा। लेकिन यही बात सिर्फ इनके ऊपर लागू नहीं थी। ऐसे बहुत बहुचर्चित चेहरे हैं जिन्हें आज जनता ने बता दिया है कि दरअसल चुनाव में उनकी कितनी बिसात है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं। ये चेहरा भला कौन भूल सकता है। सोनाली फोगाट ने टिकटॉक से मिली पॉपुलैरिटी को सियासत में भुनाने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा की जनता सोनाली को इतना पसंद करती थी कि उन्हें जिताकर टिकटॉक से दूर करने का रिस्क नहीं लिया। आदमपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमा रही सोनाली को कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने हरा दिया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के लिए भी ये चुनाव साख का सवाल था। कुछ ही महीने पहले सुरजेवाला जिंद उपचुनाव हारे थे और आज भी उन्हें हार मिली। कैथल सीट से सुरजेवाला को बीजेपी के लीलाराम ने हराया। कुश्ती के अखाड़े में ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त बड़ौदा सीट से चुनाव हार गए। योगेश्वर दत्त को कांग्रेस उम्मीदवार कृष्ण हुड्डा ने हराया। हरियाणा में भाजपा का सबसे बड़ा जाट चेहरा माने जाने वाले कैप्टन अभिमन्यु को भी हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा की सियासत का चक्रव्यूह बीजेपी के ये अभिमन्यु नहीं भेद पाए। नारनौत सीट से कैप्टन अभिमन्यु को जेजेपी के राम कुमार गौतम ने हराया। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला खुद पब्लिक को बीजेपी को वोट देने के लिए कन्विंस नहीं कर पाए। टोहाना सीट से सुभाष बराला को जेजेपी के देवेंद्र सिंह बबली ने हराया। अब बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की। शिवसेना के टिकट से चुनाव लड़ रहे सुपर कॉप और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का आज चुनावी एनकाउंटर हो गया। नालासोपारा सीट से प्रदीप शर्मा को बहुजन विकास आघाड़ी के प्रत्याशी क्षितिज हितेंद्र ठाकुर ने हरा दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को परिवार के ही सदस्य ने हरा दिया। पराली विधानसभा सीट से पंकजा को उनके चचेरे भाई और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने हराया। टीम न्यूज नेशन। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उससे पहले जो चुनाव प्रचार था उसमें नारा था, सिंहासन खाली करो जनता आती है। आज जनता ने एक बार फिर राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास करा दिया है कि आप जनता के साथ पंगे नहीं ले सकते। आइए जरा हम आपको बताएं सिलसिलेवार तरीके से कि दरअसल आज का जनादेश क्या कहता है, हरियाणा और महाराष्ट्र। सबसे पहले आइए हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के जो ताजा चुनावी रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं वो अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये देखिए, 90 सीटों की विधानसभा में 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के आधार पर 52 सीटें जीती थीं। अगर हम लोकसभा के नतीजों को असेंबली इलेक्शन के हिसाब से देखें, 2014 में ही विधानसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें जीती। लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 79 सीटें जीत रही थी। अगर उसके लोकसभा के नतीजों को विधानसभा के ऊपर सुपर इंपोज करके देखें, लेकिन आज देखिए 4 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर सिमट गई है, 47 से भी 7 सीटें कम। वहीं पर कांग्रेस का हाल देखिए, 15 सीटों पर लोकसभा में बहुतायत हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी 15 सीट ही विधानसभा में जीत पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें अधिकाय मिल सकती थीं, लेकिन आज 31 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। और उसके साथ साथ जेजेपी की बात करें तो 10 सीटें आज यहां पर मिली हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है आप जरा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी का यह आंकड़ा अभी आपकी स्क्रीन पर जो सामने दिख रहा है वो आपको बता रहा है कि कैसे 2019 के लोकसभा के चुनाव में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परचम लहरा रहा था, जिसके आधार पर हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रांड मोदी को मुहर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। लेकिन खट्टर सरकार को यह समर्थन नहीं मिला। हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। मनोहर लाल खट्टर की शासनकाल पर कितना बड़ा सवालिया निशान है। 40 सीटों का यह रुझान और नतीजा बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी कमर कसनी पड़ेगी। सरकार बनेगी या नहीं, यह बात अभी अधर में है, लेकिन संभावनाएं प्रबल हैं। अब जरा कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के रुझान और नतीजे अब आपके सामने हैं। इसका ब्यौरा मैं आपको पहले दे चुका, लेकिन क्या बदल गया बीते 4 महीने में? बीते 4 महीने में जो सबसे बड़ी बदलाव की बात कांग्रेस के लिए आई वो ये कि 2 महीने पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने कमान सौंपी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मजे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पर जाटों के समर्थन के आधार पर 10 सीटों पर जीतती हुई कांग्रेस को 31 सीटों पर ले आए। यह मैं लोकसभा के चुनाव के रुझान और उसके साथ साथ अब विधानसभा के चुनाव के रुझान और नतीजों की बात कर रहा हूं। यानी कि जनता इतनी त्रस्त है आज महंगाई से, बेरोजगारी से, किसानों की समस्याओं से, अर्थव्यवस्था से और जातीय राजनीति से इतनी प्रेरित है कि आज कांग्रेस को मुहर देने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात, जातीय राजनीति का बड़ा प्रमाण तो है जेजेपी, जिसने 10 से ज्यादा सीटें आज हासिल कर यह साबित कर दिया है कि हरियाणा से जाट राजनीति को खारिज करने वाले तमाम राजनीतिक विश्लेषक आज धूल चाट रहे हैं, क्योंकि यह पार्टी सिर्फ और सिर्फ जाट बहुल्य राजनीति करती है। उसके आधार पर 10 सीटें मिली हैं। अब जरा महाराष्ट्र का विश्लेषण करते हैं। महाराष्ट्र का विश्लेषण अपने आप इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र में ही संघ परिवार का मुख्यालय है। यानी कि आरएसएस के पूरे जोर के साथ आज महाराष्ट्र के नतीजे क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2014 के लोकसभा, विधानसभा और 2019 के लोकसभा और उसके आधार पर आपको सामने तस्वीरें दिखा रहा हूं। 2014 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटों पर बहुतायत साबित हुआ था, अगर उसको हम लोकसभा के प्रोजेक्शन को असेंबली इलेक्शन में रखें। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 122 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सीटें, अगर उसको कन्वर्ट करें तो 122 विधानसभा की सीटें होती हैं। लेकिन अब देखिए 102 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचा पाई। वहीं अगर हम शिवसेना की बात करें तो 100 सीटों पर लोकसभा में, जो 2014 के लोकसभा थे उसमें 100 सीटों पर शिवसेना ने अपना अधिकार जमाया था। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए 14 में तो 63 सीटें मिली। 100 सीटों पर लोकसभा में जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो शिवसेना ने अपने प्रभाव को सामने रखा। 57 सीटों पर अभी शिवसेना सिमट गई है। वहीं अगर आप कांग्रेस और एनसीपी के जनाधार को देखिए तो दरअसल कांग्रेस ने अपना जनाधार 2014 की विधानसभा के मुकाबले बेहतर किया है और एनसीपी ने भी। आइए अब जरा इन दोनों गठबंधनों का विश्लेषण करते हैं। आखिरकार क्या हो गया कि शिवसेना बीजेपी कंबाइन आज अपने पहले के परफॉर्मेंस से खराब कर रही है। दरअसल इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि जो सरकार आज वहां पर है उस सरकार ने आमतौर पर केंद्र की सभी नीतियों पर ही जोर दिया। राज्य सरकार ने किसानों की आत्महत्या पर कोई चिंतन व्यक्त नहीं किया। राज्य सरकार ने जाती हुई नौकरियों पर कोई चर्चा नहीं की। राज्य सरकार ने किसी भी तरीके से दलितों की समस्या पर कोई चर्चा नहीं की। और यही वजह है कि 122 सीटों पर जीतने के बाद भी आज 102 सीट पर सिमट कर रह गई भारतीय जनता पार्टी। और जरा कांग्रेस और एनसीपी की बात करते हैं। क्या प्रमुख वजह है कि कांग्रेस और एनसीपी ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को जिस तरीके से शरद पवार के खिलाफ लगाया गया और जिस तरह से एनसीपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई, पूरा का पूरा मराठी मानुस एनसीपी के साथ खड़ा हो गया। और यही आप देख रहे हैं जो कि कांग्रेस और एनसीपी की सबसे बड़ी जान है। तो कुल मिलाकर देखिए तो जनता तय करती है कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। इसके साथ साथ जो बाई इलेक्शंस हुए हैं वो भी एक अलग कहानी प्रस्तुत करते हैं और ये भी भवंडर से कम नहीं है। आइए जरा उसकी तस्वीर भी अब आपके सामने रखते हैं। बाई इलेक्शन से एक बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकती, और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हर जगह राज्य स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी बड़े पैमाने पर झेलनी पड़ रही है। 18 राज्यों में 51 सीटों पर मतगणना हुई है। 12 राज्यों में बीजेपी को कोई भी सीट नहीं मिल पाई है। उत्तर प्रदेश में 11 में से 7 सीट ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है और गुजरात में 6 में से 2 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। हिमाचल प्रदेश में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और सिक्किम में 3 में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। गुजरात ने जो आज संदेश सामने रखा है वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य के जो नेतृत्व हैं
अब उसमें दम नहीं है। ब्रांड मोदी एक ऐसा चिराग है जिसे घिसकर भारतीय जनता पार्टी अपनी लौ जला रही है, लेकिन इतना भी मत घिसिए चिराग कि लौ ही बुझ जाए। यह बड़ी बात निकल कर आ रही है इस बार के विधानसभा के चुनाव से। और आइए जरा पाकिस्तान की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ को लेकर जो कानाफूसी चल रही है वो शायद सच है, क्योंकि जिस तरह से नवाज शरीफ को अस्पताल में भर्ती किया गया है और शायद लोग अब उनके लिए अंतिम पूजा कर रहे हैं, लग रहा है कि उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। और उनकी बेटी स्पष्ट तौर से कह रही है कि इमरान खान की सरकार जहर देकर नवाज शरीफ को मार रही है। सियासी दुश्मनी का जहर नवाज शरीफ की जान ले रही है। नवाज शरीफ अस्पताल में दिन गिन रहे हैं और बाहर उनके समर्थक बेचैन। इमरान की तानाशाही ऐसी कि पहले बेटी मरियम को पिता नवाज से मिलने की इजाजत नहीं मिली, फिर रात में मरियम उसी अस्पताल में भर्ती कर ली गई जहां नवाज, और सुबह होते तक फिर जेल भेज दी गई। लाहौर में सेना के सर्विस अस्पताल में भर्ती 70 साल के नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स 16,000 से गिरकर 2,000 के खतरनाक आंकड़े तक जा पहुंची। और इमरान सरकार कह रही है कि नवाज की हरकतें ही ऐसी। जब आप अपनी अदाएं नहीं बदलेंगे और 67 साल की उम्र में आपने वही ग़िज़ा रखनी है तो 2 लोपरीन आपको मिलनी है। इमरान सरकार के रुख को देखकर शक पुख्ता होता जा रहा है कि नवाज को स्लो पॉइजन तो नहीं दिया जा रहा। शहबाज शरीफ ने जांच की मांग कर डाली। इंक्वायरी के लिए मैंने कहा है और ये बदतरीन गफलत है कि अगर प्लेटलेट ड्रॉप कर गए तो क्यों नहीं इसकी तहकीक की गई। और हालांकि डॉक्टर्स नवाज शरीफ की लगातार बिगड़ती हालत पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन इमरान सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि नवाज शरीफ जिए या मर जाए। कल रात 25,000 हो गया था और आज 7,500 था। अब दोबारा उनको प्लेटलेट्स लगे हैं। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि किस वजह से प्लेटलेट्स फॉल करते हैं। पहले तो आपको मैं बताया वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, दूसरी ये वजह भी हो सकती है कि कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। इमरान सरकार की नियत और पाकिस्तान में बदले की फितरत का अंदाजा सबको है। यही वजह है कि मौलाना फजल उर रहमान ने सरकार को चेतावनी दे डाली। मुल्क की सियासत को जेलों की तरफ धकेला जा रहा है। मियां नवाज शरीफ की हालत इस वक्त ऐसी है कि खुदा न करे अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, लेकिन अगर कोई कैजुअल्टी हो गई तो फिर ये हुकूमत और वो इदारे जिन्होंने इस तरह उनके साथ रवैया रखा है वही कातिल तस्वर किए जाएंगे। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के समर्थक उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं, लेकिन अगर 3 बार पाकिस्तान की बागडोर संभालने वाले नवाज शरीफ के साथ कोई भी अनहोनी हुई तो पाकिस्तान में हुकूमत का रक्त चरित्र एक बार फिर दुनिया के सामने आएगा और फिर पाकिस्तान का सुलगना तय। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए जरा पाकिस्तान के टिकटॉक स्टार का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। हरीम शाह नाम की टिकटॉक स्टार पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में घुस गई और वहां की शान और शौकत और आराम को जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शित किया, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में लोग यही कह रहे हैं, क्या यही है इमरान खान का बहुत ही कम खर्च में रहने का तजर्बा? जिस कुर्सी पर बैठकर इमरान खान कश्मीर करते हैं, उसी कुर्सी पर बैठकर ये लड़की टिकटॉक कर रही है। जिस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर पाकिस्तान की विदेश नीति तय होती है, वहां ये लड़की अपने दीवानों के लिए वीडियो शूट कर रही है। इकबाल और जिन्ना की तस्वीरों के सामने पंजाबी गाने पर ये खातून डांस कर रही। पाकिस्तान में तब्दीली की ये सबसे नई झलक है। पाक विदेश मंत्रालय में अपनी अदाओं के जलवे बिखेरती इस लड़की का नाम है हरीन शाह। हरीन पाकिस्तान की फेमस टिकटॉक स्टार है। टिकटॉक ऐप पर हरीन के 10 लाख फॉलोअर हैं। लेकिन हरीन के इस ताजा वीडियो से पाकिस्तान में हंगामा खड़ा हो गया। पाकिस्तानी अवाम वीडियो देखकर अपनी सरकार पर हंस रही है। पाकिस्तानी इमरान सरकार की खिल्ली उड़ा रहे हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के दफ्तर में घुसना, इमरान की कुर्सी पर बैठना, कॉन्फ्रेंस रूम में मस्ती करना इतना आसान है।
हरीन ने आखिर ऐसा सब कैसे किया, इसका जवाब खुद हरीन से सुनिए। देखिए, यही मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेले गई थी वहाँ पर और वहाँ पे ही खड़े थे। पहले वहाँ के अंदर भी कोई बंदा होगा ना, जब वो वहाँ के अंदर से ही मैंने उनको कहा कि जरा मेरी वीडियो बनाइए। तो हरीन की बातें सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान में हरीन के दीवाने विदेश मंत्रालय में भी बैठे हैं। अगर हरीन शाह की पहुंच पर अब भी आपको कोई शक है तो ये तस्वीर देखकर शक दूर हो जाएगा। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान, पैकू रेल मंत्री शेख रशीद से लेकर पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं के साथ हरीन की तस्वीरें हैं। इमरान खान के तो कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखकर हरीन ने तस्वीर खिंचवाई है। शायद इस तस्वीर से हरीन को ये हिम्मत आई जो वो बड़े हक के साथ इमरान की कुर्सी पर बैठे। हरीन ने इस वीडियो से अपनी पॉपुलैरिटी तो बढ़ा ली, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की पोल भी खोल दी। जिस जगह परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ हरीन शाह अपनी दिलकश अदाएं दिखाकर टिकटॉक वीडियो बना रही हैं। जिस मुल्क में फौज हीरोइनों से आइटम डांस करवाए और जहाँ की हुकूमत टिकटॉक स्टार को सिर आंखों पर बिठा ले, वहाँ आवाम के बारे में सोचने की फुर्सत भला किसे हो।